Hello students, welcome to Gangotri Group of Schools. Myself Pranab Kumar Vats and I am going to discuss NEET 2021 chemistry paper. In the previous video, we have given you analysis of NEET 2021 paper. In this video, we will give you solution of chemistry paper. अगर हम लोग NEET 2021 के chemistry paper के बारे में बात करें तो पेपर बहुत easy भी नहीं था, बहुत difficult भी नहीं था. पेपर was moderate एंड ओवरऑल पेपर वाज एनसीईआरटी बेस्ड, जिसमें केमिस्ट्री 12th पोर्शन से 70% के आसपास क्वेश्चन आए हुए हैं और 11 से अराउंड 30%. क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुटअप किया गया है. लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चों ने सारे चैप्टर्स को थॉरली एनसीईआरटी के पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं. जिनका प्रॉपर थॉरली, जिन्होंने सारे चैप्टर्स पढ़े, नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर किया है, उनका ये पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पेपर कैसा था, कैसे उसको सॉल्व करना था. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ केमिस्ट्री नीट 2021 पेपर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 you can see this is the first question of NEET 2021. Question is dihedral angle of least stable conformer of ethane is. सबसे लीस्ट स्टेबल इथेन के कन्फॉर्मर का डायहेड्रल एंगल क्या होगा. जब हम लोग डायहेड्रल एंगल की बात करते हैं तो बेसिकली दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच के एंगल की बात करते हैं. तो अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन को देखें तो आप सब लोगों ने पढ़ा है इथेन के कन्फॉर्मेशन में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन. और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाता है इक्लिप्स्ड कंडीशन. अलग अलग कन्फॉर्मेशन, जब सी सिंगल बॉन्ड सी के अबाउट हम रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल को, तो उसमें जो सबसे लीस्ट स्टेबल फॉर्म आता है दैट इज इक्लिप्स्ड फॉर्म. और इस इक्लिप्स्ड फॉर्म के केस में ये जो डायहेड्रल एंगल है, ये डायहेड्रल एंगल क्या होता है, 0. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, दैट करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, दैट इज 0 डिग्री. नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर. तो बेरिलियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बेरिलियम क्लोराइड का, देन इस स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. दिस इज द सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड. और यहां पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं किस फॉर्म में है, पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म में है. तो दिस इज सॉलिड स्टेट पॉलीमेरिक चेन फॉर्म, सॉलिड स्टेट पॉलीमेरिक चेन. चेन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड. अगर हम इसको गैसेस फेज में देखते हैं तो गैसेस फेज में ये कैसा होगा, गैसेस फेज में इसका स्ट्रक्चर होता है डाइमेरिक फॉर्म में. इन गैसियस फेज it exists in dimeric form. So this will be the structure in gaseous phase. This is gaseous phase structure and this one is, second one is solid phase structure. तो इसमें अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, चेन एंड डाइमर रेस्पेक्टिवली. तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 53. Identify the compound that will react with Hinsberg's reagent to give a solid which dissolves in alkali. अमीन्स पार्ट के अंदर आपने इस चीज़ को पढ़ा है, हिंसबर्ग रिएजेंट. बेंजीन के ऊपर बॉन्ड लगा होता है S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, Cl. ये क्या हो गया हमारा, हिंसबर्ग रिएजेंट. हिंसबर्ग रिएजेंट को अगर हम प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सॉलिड कंपाउंड बनता है जो NaOH के अंदर सॉल्युबल होता है. तो हमें ये पता करना है कि इन कंपाउंड्स के अंदर प्राइमरी अमीन्स कौन सा है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप. ये भी क्या हो गया, इथाइल ग्रुप. ये मिथाइल ग्रुप, यानी नाइट्रोजन एटम के साथ 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं. और जब नाइट्रोजन के साथ 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो वो क्या होता है, 3 डिग्री अमीन. सेकेंड ऑप्शन देखें तो ये नाइट्रो एल्केन है. नाइट्रो एल्केन हिंसबर्ग टेस्ट देता नहीं है, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया. थर्ड ऑप्शन में नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल, एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये कौन सा अमीन हो गया, 2 डिग्री अमीन. और लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के साथ एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है,
दैट इज़ 1 डिग्री अमीन। और प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग टेस्ट देता है, यानी अगर हम प्राइमरी अमीन को रिएक्ट कराएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट से, इट विल गिव अ सॉलिड कंपाउंड विच विल बी सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज 4। तो क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl and CH3CONa sodium acetate at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91.0 Simon centimeter square mole inverse respectively. The molar conductance of CH3COH at infinite dilution is. तो मैंने आपको बताया कि मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+ आयन के इक्वल होगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों टर्म्स हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें से किससे मिल सकता है। तो एसिटेट आयन हमें किससे मिलेगा, सोडियम एसिटेट से। तो सोडियम एसिटेट के मोलर कंडक्टेंस को हमें यहाँ पे लिखना है, दिस विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस क्या चाहिए हमें, H+ आयन। H+ आयन कहाँ से मिलेगा हमें, HCl से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ये सभी जो चीज़ें हो रही हैं वो किस पे हो रही हैं, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ये मोलर कंडक्टेंस के सम को हम लोग लेंगे। नाउ अब इन दोनों पार्ट के अंदर एसिटेट आयन और H+ आयन तो मिल गया, लेकिन इसके अंदर जो यूजलेस चीज़ है जो हमें नहीं चाहिए वो क्या है, Na+ और Cl-। तो इसको हमें हटाना है। वो कैसे हटा सकते हैं, अगर हम NaCl के मोलर कंडक्टेंस को इसमें माइनस कर दें तो Na+ और Cl- वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्टली माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के मोलर कंडक्टेंस को यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटेट आयन सोडियम एसिटेट CONa प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl, राइट। और इसमें क्या माइनस कर देना है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। NaCl के मोलर कंडक्टेंस को इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे माइनस कर देंगे तो Na+ और Cl- वाला जो टर्म इन दोनों से प्रोवाइड होगा वो माइनस हो जाएगा। बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन है। तो बाकी एसिटेट आयन में आप देख सकते हो, एसिटेट आयन का कंडक्टिविटी दिया हुआ है 91, तो यहाँ पे 91 लिखेंगे, प्लस HCl का कंडक्टेंस दिया हुआ है 426.16 और इसमें माइनस करेंगे NaCl के मोलर कंडक्टेंस को, जो क्या दिया हुआ है NaCl का मोलर कंडक्टेंस 126.45। इसको माइनस करने पे जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, that is 390.71 Simon centimeter square mole inverse. Next question is write option for the number of tetrahedral and octahedral voids in hexagonal primitive cell R. तो hexagonal packing system के अंदर हम लोगों को पता है number of atoms per unit cell 6 होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, number of atoms per unit cell is 6। और हम लोग जानते हैं solid state के अंदर कि number of tetrahedral voids किसके इक्वल होता है, 2n के। और octahedral voids n के इक्वल होता है। tetrahedral voids is equal to 2n and octahedral voids is equal to n। तो 2n क्या हो गया, number of tetrahedral voids 2 into 6 is equal to 12 और number of octahedral voids क्या हो गया, n and that is 6। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, 12 and 6। 12 and 6 वाला ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। तो फर्स्ट विल बी आंसर। 55 के क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट 12 and 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटियम, अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। हम लोगों को पता है
कि जो ट्रीटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन एटम का, वो बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स इमिट करता है। तो यहाँ पे हम जो आंसर लेंगे वो क्या लेंगे, बीटा नेगेटिव। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, N/P प्रिंसिपल पे, दैट इज न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन। ट्रीटियम के अंदर पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज फिक्स 1, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ज़्यादा। तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में, और चार्ज बैलेंस करने के लिए बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट होगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाई वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला of this compound is atomic weight of carbon is 12 and that of hydrogen is 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या लेना है, हमें एलिमेंट लिखना है। दो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 78%, तो अगर हम ग्राम में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 78 ग्राम। और हाइड्रोजन रिमेनिंग पार्ट क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना अमाउंट होगा, 22 ग्राम। अब एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है, कार्बन के लिए क्या होगा 12 ग्राम पर मोल और हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम पर मोल। यहाँ से अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, कार्बन के लिए 78, सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो 78 डिवाइडेड बाई 12, तो ये वैल्यू आ जाएगा 78, 12 6 जा 72 एंड देन 6.5, अराउंड 6.5। और कार्बन के लिए, ये किसके लिए है, कार्बन के लिए। और अगर हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज इक्वल टू 22। अब हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हमें पता है कि मोल्स कैलकुलेट करने के बाद जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उसे दोनों को डिवाइड करते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें अगर सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना है तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 6.5 डिवाइडेड बाई 6.5, दैट विल बी 1। और यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाई 6.5, ये आएगा 3.38। ये वैल्यू चूंकि 5 से कम है, 3.38, तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 3। तो कार्बन 1 एंड हाइड्रोजन 3, सो एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बिकम CH3। इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, that correct answer will be option 4, that is CH3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हम लोग एसीटोन का रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और उसके बाद H2 और H+ के साथ हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन में सबसे पहले हमें एसीटोन लेना है, तो एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या हो गया हमारा एसीटोन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, C2H5 MgBr, तो हम लोग C2H5 MgBr लेंगे। ये कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। C2H5 MgBr में हमें पता है कि ये वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव, और जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, वैसे ही ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, और एक इंटरमीडिएट हमें मिलेगा इसका रिएक्शन से। और वो इंटरमीडिएट क्या है हमारा, वो इंटरमीडिएट है CH3CO MgBr और CH3, और नीचे क्या जुड़ जाएगा इसके साथ, C2H5। सेकेंड स्टेप में हमें किसके साथ इसे ट्रीट करना है, H2 और H+ के साथ, जिसको हम लोग एसिड्यूलेटेड वाटर भी बोलते हैं। तो एसिड्यूलेटेड वाटर के साथ अगर हम इसको ट्रीट करेंगे H2 और H+ के साथ, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CH3COH CH3, और नीचे C2H5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2CH3। अब इसका नाम बताना है हमें, तो हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट हो गया लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग करना है प्रायोरिटी OH को देते हुए, तो 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 का चेन है, तो ब्यूटेन 2 ऑल होगा, और साथ में सेकेंड पोजीशन पे क्या अटैच्ड है, मिथाइल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा है हमारा। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ विच शोज अ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो बेसिकली हमें ये पता करना है, इसमें इसको क्या बोलते हैं? पीवी आइसोथर्म। ये जितने भी ग्राफ्स हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं पीवी आइसोथर्म। तो डिफरेंट पीवी आइसोथर्म है हमारे पास और हमें इसमें पता करना है कि कौन सा आइसोथर्म सही है। तो बेसिकली पीवी आइसोथर्म बॉयल्स लॉ से सब भी लोगों को पता है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V और P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, प्रेशर और वॉल्यूम का स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों ऑप्शंस में हमें सही आंसर करेक्ट करना है। तो इसमें अगर हम कांस्टेंट प्रेशर ले लेते हैं, एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें कांस्टेंट प्रेशर का, तो इस कांस्टेंट प्रेशर के केस में आप देख सकते हो कि पहला ग्राफ से वॉल्यूम क्या आ रहा है? ये V1 वॉल्यूम है। दूसरे ग्राफ से अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो ये क्या है? V2 वॉल्यूम। और तीसरे ग्राफ से अगर हम लोग वॉल्यूम देखें तो ये क्या हो गया? V3 वॉल्यूम। V1 V2 V3। अब अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो हमें पता है चार्ल्स लॉ से कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम V3 है और ये टेम्परेचर 600 केल्विन में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, V3 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज 600 केल्विन, V2 के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट हाईएस्ट टेम्परेचर 400 केल्विन एंड V1 के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट टेम्परेचर 200 केल्विन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी correct answer is first, option first. Now see next question. Next question is the correct structure of 2,6-dimethyl DEC-4-ene is. जब भी नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है और या नेम से हमें स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना होता है तो उस सिचुएशन में हमेशा हमें स्टार्ट करना चाहिए लास्ट से, DEC-4-ene से। तो सबसे पहले हमें देखना है DEC-4-ene किस में है। अगर इस वाले पार्ट में हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और अगर ऊपर से भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो ये तो हो ही नहीं सकता DEC-4-ene। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखते हैं, अगर नीचे से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और अगर ऊपर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 DEC-4-ene आ रहा है। 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, DEC-4-ene भी है। अब उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं 2,6-डाइमिथाइल। तो 2 पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और 6 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसका करेक्ट स्ट्रक्चर 2,6-डाइमिथाइल DEC-4-ene का क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैच फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। PCl5 SF6 BrF5 और BF3 है हमारे पास। आप लोगों ने वेस्पर थ्योरी के अंदर पढ़ा है PCl5 क्लास 11th वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे PCl5 में कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल किसका है? A का 4। तो A का 4 हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड दोनों है। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हमें फर्स्ट और सेकेंड का देखना है। नेक्स्ट है SF6 वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग पता है क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। तो SF6 का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल, यानी B का क्या होगा? थर्ड। A दोनों ही केसेस में B थर्ड है। C पे आते हैं BrF5। BrF5 का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल। अगर हम BrF5 की बात करें तो BR5 का शेप कैसा होगा? स्क्वायर पिरामिडल, दैट इज F एटम ईयर, F एटम, 1 lone pair डाउन साइड एंड 1 फ्लोरीन एटम अप साइड, स्क्वायर पिरामिडल। तो C का ऑप्शन अगर हम देखें तो C का क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल, दैट इज फर्स्ट, और C का फर्स्ट इसमें है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस इज। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर जो हम लोग अचीव कर सकते हैं वो होता है अराउंड 200 केल्विन टेम्परेचर। तो ये डायरेक्ट मेटलर्जिकल पार्ट से है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट से है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग 2200 केल्विन अचीव कर सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो थर्मोडायनेमिक्स के 2 और 3 लेक्चर्स के बाद ही हमें ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है। सबसे सिंपल फॉर्मूला है, इसका जो मेन डेरिवेशन है
वो हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। तो अगर हम डेल्टा एच के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सप्रेशन लिखें तो ये एक्सप्रेशन होता है एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू के लिए एक्सप्रेशन होता है एन सी वी डेल्टा टी, और इसके लिए ये तो एन आर डेल्टा टी ही होगा, एन आर डेल्टा टी। यहाँ से अगर डेल्टा टी एन कैंसिल आउट करें तो हमारे पास जो बचेगा फाइनल फॉर्म वो होगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, दैट इज ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट फर्स्ट, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन एज, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ HI का, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HI होता ही है। स्टेटमेंट सेकेंड, एज द साइज ऑफ एलिमेंट FCl-BrI इंक्रीजेज ऑन द ग्रुप, the bond strength of HF, HCl, HBr and HI decreases and so the acidic strength increases। ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, इसलिए सही है ये क्योंकि इसमें हम लोग क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं HI बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, जिसके वजह से H प्लस आयन ईजिली रिलीज होता है और इस वजह से HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो भी एसिड ईजिली H प्लस आयन डोनेट कर देगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो रीजन भी करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। तो देखते हैं किस ऑप्शन के अंदर ये है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ये सही नहीं है, वो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, दैट इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय इज, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा। हम लोगों ने क्लास 9 से पढ़ा है और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12th में भी हम लोग पढ़ते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे बनेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा यूरिया के सॉल्यूशन से नहीं बन सकता है, NaCl ट्रू सॉल्यूशन है नहीं बन सकता है, ग्लूकोज सॉल्यूशन भी ट्रू सॉल्यूशन है नहीं बन सकता है। हम स्टार्च के सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, क्लास 12 के प्रैक्टिकल में भी है एक पार्ट, स्टार्च को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट देता है हमें किसका, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन विच शोज टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस यूनिट सेल इज। तो इसके अंदर 3 ऐसे क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल और तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक। इन तीनों के अंदर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। तो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 3 क्रिस्टल सिस्टम ऐसे हैं जिसके अंदर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following reaction is the metal displacement reaction? Choose the right option. मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहला रिएक्शन अगर देखें लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। Cr2O3 और Fe2HCl, Fe2HCl डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है लेकिन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। लेकिन थर्ड Cr2O3 और 2Al क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां क्रोमियम को उसके ऑक्साइड से एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड। नेक्स्ट है, फॉर अ रिएक्शन A कन्वर्टिंग इनटू B, enthalpy of reaction is minus 4.2 kilojoule per mole and enthalpy of activation is 9.6 kilojoule per mole. The correct potential energy profile for the reaction is shown in option. तो यहाँ पे अगर हम इस एनर्जी को देखें माइनस 4.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी को, तो हम बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि नेगेटिव इंथैल्पी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमें अपने पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस ग्राफ के अंदर ढूंढना है कि किसके अंदर
एक्सोथर्मिक रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, दिस विल नॉट बी द ऑप्शन। सेकेंड बात करें सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड में भी रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा, तो ये भी किस कंडीशन के लिए है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो सेकेंड ऑप्शन भी सही नहीं है। थर्ड में बात करें तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, ये किसका प्रॉपर्टी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से हमेशा कम होता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड। यहाँ पे दोनों देखें तो ऑलमोस्ट लेवल सेम है, तो ये ना तो एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। नाउ 69. The pKb of dimethylamine and pK of acetic acid are 3.27 and 4.77 respectively at T Kelvin. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution in is, तो इसका करेक्ट आंसर हमें निकालना है। तो यहाँ पे डाइमिथाइलएमीन वीक एसिड है और एसिटिक एसिड भी वीक एसिड है, तो जब दो वीक एसिड के सॉल्ट्स बनते हैं तो उसके pH का वैल्यू होता है pH इज इक्वल टू 1/2 pKa 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb, ये फॉर्मूला होता है pH के लिए। तो pH का यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2, pKw क्या हो गया 14 प्लस pK दिया हुआ है एसिटिक एसिड का 4.77 माइनस pKb वैल्यू निकालेंगे, pKb वैल्यू दिया हुआ है डाइमिथाइलएमीन के लिए 3.27, इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगा 7.75, तो ये 7.75 करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane is pent-2-ene. This product formation is based on Huckel's rule, Sedgwick's rule, Hund's rule and Hoffman's rule. तो यहाँ पे हकल और हुंड्स रूल का तो कोई मतलब ही नहीं है, सेडजेव्स और हॉफमैन में हम लोग देख सकते हैं। तो रिएक्शन सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट ड्रॉ करेंगे। प्रोडक्ट क्या है, 2-bromopentan, तो 2-bromopentan 1 2 3 4 और 5, ये हो गया हमारे पास 2-bromopentan। 2-bromopentan का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। जब भी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कराना होता है तो हमें अल्कोहलिक KOH ही हम लोग यूज कर सकते हैं, अल्कोहलिक KOH। तो दो प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होगा। पहला प्रोडक्ट क्या होगा, जो पहला प्रोडक्ट फॉर्म होगा दिस विल बी pent-1-ene। pent-1-ene पहला प्रोडक्ट है, और ये pent-1-ene जो प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, और हॉफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारा बेस काफ़ी बल्की हो। अगर काफ़ी बल्की बेस है तो हॉफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, अल्कोहलिक KOH, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है। बेसिकली दिस इज E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन के अंदर अल्कोहलिक KOH को हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहला प्रोडक्ट ये हॉफमैन प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मोर सब्सटीट्यूटेड स्टेबल एल्कीन, दैट इज pent-2-ene। ये दूसरा जो प्रोडक्ट हो गया, ये दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया, pent-2-ene। तो pent-2-ene प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही pent-1-ene का फॉर्मेशन हो रहा है। pent-1-ene क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट, और pent-2-ene क्या है हमारा, सेडजेव्स प्रोडक्ट। दिस वन इज सेडजेव्स प्रोडक्ट। और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्लियरली, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली दिया हुआ है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, pent-2-ene। तो pent-2-ene प्रोडक्ट होने की वजह से ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, सेडजेव्स प्रोडक्ट। और ये किस रूल से होगा, सेडजेव्स रूल से। सेडजेव्स रूल क्या है, इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, और मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। और जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वही ज़्यादा स्टेबल होता है, और इस वजह से मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे pent-2-ene क्या हो गया, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, एंड pent-1-ene इज माइनर प्रोडक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन से कौन से बना है, तो टेफ्लॉन क्लियरली दिख रहा है। टेफ्लॉन किससे बनता है,
टेट्राफ्लोरोइथीन के पॉलीमराइजेशन से, एडिशन पॉलीमराइजेशन से अगर हम टेट्राफ्लोरोइथीन ले लें और इसका पॉलीमराइजेशन कराएं तो हमारे पास क्या बनेगा, टेफ्लॉन। क्लास 12th पॉलीमर पार्ट से ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें से सबसे सिंपल काइंड ऑफ पॉलीमर है, दैट इज टेफ्लॉन। ये क्या हो गया हमारा टेफ्लॉन। और ये टेफ्लॉन कैसे बनता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से ये फॉर्म होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एडिशन, बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन टेफ्लॉन फॉर्म होता है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आरबीसी डिफिशियंसी डिजीज किसके वजह से होता है। तो हमें पता है कि विटामिन B12 हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हेमोग्लोबिन एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है आरबीसी का। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 in 250 ml of water, P1 10 gram of urea in 250 ml of water and 10 gram of sucrose in 250 ml of water. The right option for decreasing order of osmotic pressure of these solutions is, हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो सारी कंडीशन में सेम दिया हुआ है 10 ग्राम, वॉल्यूम भी सेम है 250 ml, तो मोल्स किस पे डिपेंड करेगा, मोल डिपेंड करेगा मोलर मास पे। जिसका मोलर मास जितना ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मोल्स उतने कम। तो सबसे ज़्यादा मोलर मास किसके हो जाएंगे, सुक्रोज के, और इस वजह से इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सबसे कम होगा, तो P3 विल बी लेस्ट। उसके बाद सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका है, ग्लूकोज का, सुक्रोज के बाद ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कम होगा कंपेयर टू यूरिया, सो दिस विल बी P1। और सबसे कम मोलर मास किसका है, यूरिया का, और सबसे कम मोलर मास यूरिया का होने की वजह से इसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा होंगे, इसके कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होंगे और इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ C क्या है, कंसंट्रेशन। जिसका कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा। तो P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का सेकेंड। नेक्स्ट है, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, 1368 किलो हर्ट्ज। इसको अगर हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से वेव लेंथ निकालना है तो वेव लेंथ की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू C बाय म्यू। अब C वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे C क्या लेंगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू फ्रीक्वेंसी 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 219.29 समथिंग वैल्यू। इसको राउंड अप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 219.3 मीटर। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, 219.2 सेंटीमीटर जो नहीं हो सकता है, 219.3 सेंटीमीटर ये मीटर है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, 219.3 मीटर। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, प्रेशर P1, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर, प्रेशर P2, and 10 gram of sucrose C12H22O11 in 250 ml of water. The right option for the decreasing order of osmotic pressure of this solution is,
डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑस्मोटिक प्रेशर को अरेंज करना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्लास 12 के सॉल्यूशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यह फॉर्मूला आपने पढ़ा है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। जिस भी कंपोनेंट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा। अब यहाँ पे हम देखें तो गिवन मास सारे कंपोनेंट के सेम है 10 ग्राम। डिफर किस चीज़ में होगा, वॉल्यूम भी सेम है 250 ml। तो डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस आएगा मोलर मास में। जिस भी कंपोनेंट का मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम होंगे, और नंबर ऑफ मोल सबसे कम होंगे तो उसका कंसंट्रेशन भी कम होगा। नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा होंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा। तो देखते हैं किसका नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास सारी कंडीशन में क्या दिया हुआ है 10 ग्राम। सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका होगा, सुक्रोज का, इसलिए इसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कम होने से इसका प्रेशर क्या होगा, सबसे कम। तो P3 विल बी लेस्ट। सबसे कम प्रेशर किसका होगा, P3 का। देन P3 के बाद जो नेक्स्ट प्रेशर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर वो किसका होगा, ग्लूकोज का। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का मोलर मास सुक्रोज के बाद सबसे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी P1। और सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा होंगे। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, यूरिया के। तो इसके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो क्या होगा आंसर इसका, P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3 एंड दैट विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। The wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter is, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी। फॉर्मूला होता है इसके लिए वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी। तो सी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 3 × 10⁸, और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमारे पास 1368 किलो हर्ट्ज। इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने पे जो फाइनल वैल्यू आएगा दैट फाइनल वैल्यू विल बी 219.29, जिसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट करें, राउंड अप करें, तो ये वैल्यू क्या आएगा 219.3 मीटर। और इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड 219.3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर inertness to Watt's reactivity. Identify incorrect statement about them. Noble gases have large positive values of electron gain enthalpy. Noble gases are sparingly soluble in water. Noble gases have very high melting and boiling points. Noble gases के melting और boiling points बहुत ही कम होते हैं, high नहीं होते हैं। इस वजह से mostly noble gases किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, gases फॉर्म में। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज थर्ड, दैट इज नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, ये तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स वो है जिसकी हमें लत लग जाती है, जिसके नशे की लत लग जाए उसको बोलते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल खाने से किसी को लत नहीं लगता है, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स वो हैं जिसके एडिक्शंस नहीं होते हैं। तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल नॉन नार्कोटिक है, उसे इन्होंने बता दिया है नार्कोटिक, जबकि सबको पता है मॉर्फिन और हीरोइन नार्कोटिक ड्रग्स है, इसका एडिक्शन लगता है। अगर मॉर्फिन कंटिन्यूसली लिया जाए या दिया जाए किसी को तो वो एडिक्टेड हो जाएगा पेशेंट। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हीरोइन, मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 76। Which one of the following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? इसके अंदर मोस्टली सॉल्यूशंस के अंदर दिया गया है डिस्टिलेशन, लेकिन यहाँ पे
डिस्टिलेशन इसलिए दिया गया है कि मोस्टली लोग सोच रहे हैं Hg और कैडमियम, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है गैलियम के बारे में, और गैलियम का जो प्योरिफिकेशन होता है वो जोन रिफाइनिंग मेथड से होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। सबसे जो स्ट्रॉन्ग CX बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, और CX बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। CX के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही स्ट्रॉन्ग, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड इंथैल्पी उतना ही ज़्यादा। तो हमें पता है अगर हम लें CF, C, Cl, CBr एंड Ci, तो इसके अंदर सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होगा, CF, इसलिए बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज़्यादा CF, देन CCl, CBr एंड Ci। और अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन के अंदर ये चीज़ हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड के अंदर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म का ही फॉर्म है जिसमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो C4H10O है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो इसको हम लिख सकते हैं CH2, CH2, CS3 और यहाँ पे CS3। ये एक मेटामेरिक फॉर्म है। इसका जो दूसरा मेटामेरिक फॉर्म हो सकता है वो क्या हो सकता है, CH2O, CH2, यहाँ पे CS3, CH2, CS3। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, दैट इज C4H10O। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट EDTA आयन इज। ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जैसे ही स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्लास 12th के अंदर, वैसे ही सबसे पहले यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में बताते हैं। उसमें सबसे पहले EDTA बताते हैं। तो EDTA क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। तो CS2, इसके दोनों तरफ क्या लगे रहते हैं, नाइट्रोजन एटम्स, और इस नाइट्रोजन एटम के साथ क्या अटैच होता है, एसीटेट आयन। दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एसीटेट आयन के साथ। ये हो गया EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। तो ये डेंटिसिटी किसके वजह से शो करता है, दिस ऑक्सीजन, दीज टू ऑक्सीजन, दीज टू नाइट्रोजन। तो कितने हो गए, 1, 2, यहाँ पे ये 3, ये 4, यहाँ पे ये 5 और ये 6। तो ये कैसा हो गया, हेक्साडेंटेट। सो हेक्साडेंटेट लिगेंड विथ 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स। ZR, Z equals to 40 and HF, Z equal to 72 have similar atomic and ionic radii because of। तो ये लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं। इसके साइज में डिक्रीमेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर हम जिरकोनियम से हैफनियम की तरफ जब बढ़ रहे हैं, साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जबकि साइज में चेंज होना चाहिए। तो इसलिए ये किसके वजह से है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से। क्वेश्चन नंबर 82, BF3 is planar and electron deficient compound, hybridization and number of electrons around the central atom respectively। तो BF3 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होता है। तो ये F हो गया। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए S फैक्टर निकालेंगे, स्टेरिक फैक्टर। तो कितने बॉन्ड हो गए, 1, 2, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के क्या आएगा, sp2। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम के पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये हमें कहाँ मिलता है, ऑप्शन 4 के अंदर। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड मॉलिक्यूल। ये यहाँ पे हमारा क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड मॉलिक्यूल।
और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एसबीआर को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो हमें पता है ये कौन सा एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लेस हो। तो इसमें H कहाँ पे चले जाएगा, ये H चले जाएगा इस कार्बन एटम के पास, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और Br चले जाएगा CS2 के पास। और ये प्रोडक्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सेकेंड के अंदर, CH3 CH3 CH CH2 Br. The incorrect statement among the following is actinoids are highly reactive metals especially when finely divided. हमें पता है एक्टिनोइड हो या जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं उसको अगर हम फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है चूंकि इलेक्ट्रॉन 5f सबसेल में जाता है और 5f सबसेल के अंदर जो सिल्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही पुअर होता है 4f के रेस्पेक्ट में, इसलिए लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज लेसर देन एक्टिनोइड। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर ग्रेटर देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है। मोस्ट ऑफ द ट्राईवैलेंट लेंथेनोइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो लेंथेनोइड आयंस हैं ट्राईवैलेंट स्टेट में ये मोस्टली कलर होते हैं इनकम्प्लीट एफ सबसेल फील्ड के होने के वजह से। तो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, क्योंकि इसमें हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following alkaline earth metal halides, one which is covalent and soluble in organic solvent is। इसको फैजान सूल के हेल्प से सॉल्व करते हैं। हमें पता है फैजान सूल बताता है केटाइन का साइज जितना छोटा, एनाइन का साइज जितना बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। ये सभी कैसे एलिमेंट्स हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं। इसमें जो सबसे छोटा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और सबसे छोटा है बेरिलियम, तो बेरिलियम क्लोराइड विल हैव मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर और जिसके अंदर जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वो उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2 इज। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। एक रिलेशन है PV इज इक्वल टू nRT। दूसरा, अगर हमें यहाँ पे मिक्सचर है हमारे पास तो हम लोग क्या लगाएंगे, P टोटल प्रेशर इज इक्वल टू बेंजीन का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2। दोनों ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट मेथड है वो PV इज इक्वल टू nRT से निकाल सकते हैं इसको। The correct option for value of vapor pressure of a solution at 45 degree Celsius with benzene to octane in molar ratio is 3:2 at 45 degree Celsius। तो इसको सॉल्यूशन के फॉर्मूले से निकालते हैं। PT इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2। तो P टोटल प्रेशर क्या हो गया, P1 नॉट निकालेंगे हम लोग। P1 नॉट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज P1 नॉट एज्यूम कर लेते हैं बेंजीन के लिए, तो बेंजीन के लिए दिया हुआ है 280 और Chi1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Chi1 विल बी मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ बेंजीन यानी मोल N1 डिवाइडेड बाय N टोटल, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट में प्लस P2 नॉट, मतलब ऑक्टेन का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P2 नॉट दिया हुआ है कितना 420, तो 420 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N टोटल। अब मोलर रेशियो यहाँ क्या है 3:2, तो N टोटल क्या हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ से P टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 280 इंटू N1। N1 वैल्यू क्या है हमारे पास, N1 वैल्यू है बेंजीन का दैट इज 3 और टोटल है 5, 3/5 प्लस 420 इंटू 2/5। इसको सॉल्व करने पे हमारा फाइनल आंसर आएगा 336 mm ऑफ Hg। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज। जब आइसोथर्मल कंडीशन है तो इससे क्लियर है कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, और
जो इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी डेल्टा यू जीरो, और वर्क डन हो रहा है, और जब भी वर्क डन होता है तो हमें पता है एंट्रोपी चेंज होता है, तो इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, internal energy will be equal to 0 and change in entropy will not be equal to 0. So we have to search which option satisfies this condition. If we see the option first, internal energy is equal to 0 but change in entropy delta S total is not equal to 0. So the correct answer of this question will be option number 4. So in the next question we can see, question is the intermediate compound acts in the following chemical reaction is. तो आप सभी को पता है बच्चों ये इटार्ड रिएक्शन है, और इटार्ड रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के रखा गया इस क्वेश्चन को। सो यू कैन सी इन दिस द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड, दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ इटार्ड रिएक्शन। नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन एटीएम इन अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम O2 and 2 ग्राम S2 confined in a total volume of 1 liter at 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत इजी क्वेश्चन। इसे सिंपली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT के फॉर्मूले से, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल मोल्स R इंटू T। तो प्रेशर अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रेशर P, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, दिस विल बी इक्वल टू 1। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, O2 के में मोल्स प्लस H2 के मोल्स, तो O2 के मोल्स कितने हो जाएंगे 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम पर मोल। ये हो गए किसके मोल्स, ऑक्सीजन के, प्लस हाइड्रोजन के मोल्स लेंगे 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ग्राम पर मोल। ये टोटल मोल्स किसके हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। आर वैल्यू हमें पता है, आर वैल्यू क्या लेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 0.082 इज आर वैल्यू। और नेक्स्ट चीज क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर ले सकते हैं 2 से 173 केल्विन। यहाँ से अगर पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा दैट विल बी 25.18 ATM। सो द करेक्ट आंसर इज 25.18 ATM, that is option 4. Now we see next question. From the following pairs of ions, which one is not an isoelectronic pair? यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर Fe2+ की बात करें तो हमें पता है आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो Fe2+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 24। Mn2+, Mn का एटॉमिक नंबर क्या है 25, और Mn2+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 25 - 2 दैट इज 23। तो ये दोनों पेयर्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो हमारा जो पहला ही आंसर है दैट इज करेक्ट आंसर। This Fe2+ and Mn2+ is not an isoelectronic pair. Now we see next question. CH3CONA plus NaOH plus something heat CH3 plus Na2CO3। ये क्लियरली एनसीईआरटी से आया हुआ टेक्स्ट है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट्स में जो लास्ट के 3rd पेज है वहाँ से ये रिएक्शंस हैं। इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट 91 का वो क्या होगा 4th। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर वो कंपाउंड होंगे जिसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है दैट शुड बी इक्वल टू 0। इफ म्यू नेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज 0 दैट मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। स्टार्ट करते हैं NO2। NO2 का शेप बेंट होता है तो ये नॉन पोलर हो ही नहीं सकता। POCl3 भी नॉन पोलर नहीं होगा, ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, दिस इज ऑल्सो नॉट नॉन पोलर। सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनता है SbCl5 जिसके अंदर सारे बॉन्ड सेम है, सेम मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के अंदर सारे क्लोरीन एटम्स हैं, और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इस वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट है इसके अंदर SbCl5 के अंदर वो क्या होगा 0,
और इसलिए कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट ln k वर्सेस 1/t ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज -5 × 10⁻³ द वैल्यू, ये वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोगों को पता है आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, k = a e⁻⁻ दोनों तरफ अगर हम ln लें तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ln k, दोनों तरफ ln लेने पे हमारा इक्वेशन कैसा हो जाता है, ln k = ln a -EA/RT इंटू 1/t। इस इक्वेशन को अगर हम y = mx + c के फॉर्मेट पे प्लेस करें तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, इस इक्वेशन को हम फिर से रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ln k = -EA/R इंटू 1/t प्लस ln a। और इस इक्वेशन को अगर हम लीनियर y = mx + c पे सेट करें तो mx + c के केस में क्या इक्वेशन हो जाएगा, ये हो गया ln k, दिस वन इज -EA/R, दिस इज 1/t एंड दिस वन इज इंटरसेप्ट ln a। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप के साथ ln k वर्सेस 1/t का। यहाँ पे जो स्लोप है दैट स्लोप इज -EA/R। अब इस क्वेश्चन के अंदर स्लोप दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे EA/RT अगर हम ले लें, EA = -EA/R स्लोप है तो -EA/R = -5 × 10⁻³ यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ से हम लोग EA कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज EA = R × 5 × 10⁻³ इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी 41.5 किलोजूल पर मोल। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड, दैट इज 41.5 किलोजूल पर मोल, 41.5 किलोजूल per mole. Now we see next question. Now question is, if we see this question, match list 1 with list 2. तो इसमें पहला है 2SO2। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात ये है कि इस क्वेश्चन से ये पूछना चाह रहा है NTA कि जो लास्ट चैप्टर 11th के होते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसको बच्चे जनरली इग्नोर करते हैं ईजी समझ के, उस पोर्शन को बच्चों ने पढ़ा है कि नहीं। इस क्वेश्चन को सिर्फ आंसर किया जा सकता है एक कंसेप्ट से कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उसमें इस रिएक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज NO2 गैस ऑन रिएक्शन विथ लाइट गिव्स NO गैस प्लस O गैस, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ रिलीज होता है ये ऑक्सीजन फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यही ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करके पेन का फॉर्मेशन करता है, और ये पेन फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डी जो रिलेटेड है वो किससे, सेकेंड से है। अगर हम ये ऑप्शन देखें डी सेकेंड, तो यहाँ पे किसी में डी सेकेंड नहीं है, डी सेकेंड सिर्फ फोर्थ में है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। वैसे अगर हम मैच करें तो ए का क्या होगा, 4 ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, SO2 गैस O2 के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है जिससे ट्रोपोस्फेरिक जिस में पॉल्यूशन होता है। HOCl HNUOH प्लस Cl बी पार्ट में देखें तो इसका थर्ड होगा ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पे भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है दैट कॉजेज ओजोन डिप्लीशन। CaCO3 प्लस H2SO4 इज गिविंग CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। सी पार्ट में देखें तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें अगर हम सी ऑप्शंस को देखें तो सी ऑप्शन में क्या है, सी इज एसिड रेन। जब भी एसिड रेन होता है तो जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड पड़ने से जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। जैसे ताजमहल के जो स्टोन्स लगे हुए हैं, ताजमहल के अंदर जो मार्बल्स लगे हुए हैं, उनका जो साइनी अपीयरेंस वो फेड होते जा रहा है। क्यों फेड होते जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर H2SO4 रेन की वजह से जो H2SO4 उसके ऊपर आता है उससे क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे साइनी अपीयरेंस कैल्शियम कार्बोनेट का या जो मार्बल्स होते हैं उसका साइनी अपीयरेंस डिसअपियर होता है। तो सी का क्या हो गया, सी का फर्स्ट। तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के,
ऑप्शन 4. नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 95. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. इस बार 3 ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें दैट इज गेटरमैन कॉच रिएक्शन, तो ए का सेकेंड हो जाएगा. सेकेंड रिएक्शन इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के दिया इन्होंने, हेलोफॉर्म रिएक्शन. तो बी का थर्ड अगर हम देखें, ए का सेकेंड और बी का थर्ड सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट. सी का 4. सी पार्ट हम देखें, सी पार्ट क्या है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इजी. एंड डी इज हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, डी का फर्स्ट. तो हमारा इस क्वेश्चन 95 का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट. नाउ वी सी 96. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है. FeCN होल 6 में अगर आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से अगर हम Fe3+ आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो Fe3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, Fe3+ आयन्स लिया है हमने, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3d5 4s0. ये हो जाएगा Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे साइनाइड लिगेंड जुड़ा हुआ है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रोड्यूस करता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो Cn नेगेटिव की वजह से जो D5 है वो पेयर अप हो जाएंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा D सब सेल के अंदर, वो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5. टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बचे रह जाएंगे. और इससे अगर हम कैलकुलेट करते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, दैट इज म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2. ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, √1 इंटू 1+2, दैट इज √3. और √3 की वैल्यू क्या आएगी, 1.73. यानी फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 4. तो फर्स्ट के 4 ऑप्शंस हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ए फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों. तो थर्ड 4 तो ऐसे एलिमिनेट हो गया ऑप्शन ए का 4. अब बी के पार्ट में हम लोग जाते हैं. बी के पार्ट में H2O है. H2O कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो FeS2 होल 6 3 पॉजिटिव के केस में अगर हम Fe3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही रहेगा, दैट इज आर्गन 3d5 4s0. लेकिन इस बार FeS2O होल 6 3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग नहीं होने की वजह से जो हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे दैट इज n इंटू n+2 का स्क्वायर रूट. ये वैल्यू क्या होगा, √5 इंटू 5+2, दैट इज 30. 5+2 7 √35. √35 लेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, 5.92 के आसपास. तो FeS2 होल 6 3 पॉजिटिव का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू आएगा दैट विल बी 5.92. और अगर हम ऑप्शंस के अंदर देखते हैं तो FeS2 होल 6 3 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज बी का फर्स्ट आना चाहिए. बी का फर्स्ट किस में, ऑप्शन फर्स्ट में. तो करेक्ट आंसर 96 का क्या हो गया, फर्स्ट. नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 97. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज. जैसे मैंने नीट पेपर के एनालिसिस में कहा था कि एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट से एज इट इज उठा के दे दिया गया एनसीईआरटी से. दिस इज द क्वेश्चन. NaBH4 से हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं, और हमने पढ़ा है एल्डिहाइड के रिडक्शन में और एसीटोन के रिडक्शन में कि एल्डिहाइड और एसीटोन को NaBH4 रिड्यूस कर सकता है, लेकिन जो ईस्टर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उस ईस्टर ग्रुप को NaBH4 रिड्यूस नहीं कर सकता. तो इस ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर कीटोनिक ग्रुप की बात करें तो ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, इसका रिडक्शन होगा OH में, तो इसके रिडक्शन के होंगे लेकिन ईस्टर का रिडक्शन नहीं होगा. और ये हम क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट के अंदर. ऑप्शन फर्स्ट में रिडक्शन हो रहा है किसका, कीटोनिक CO बॉन्ड का, लेकिन ईस्टर का रिडक्शन नहीं हो रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 98. इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट. तो पहला क्वेश्चन है क्या है,
इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, लेड ऑक्साइड, SnO2, टिन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये है। तो ये ऑर्डर तो सही है, तो इसमें पूछा जा रहा है नेगेटिव, कौन स्ट्रिक्टली नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, HF, HCl, HBr, HI, हमें पता है HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, देन HBr, देन HCl, और लिस्ट एसिडिक इस ग्रुप में HF है। तो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सेकंड भी करेक्ट है। H2O, H2S, H2Se एंड H2Te, हमें पता है ग्रुप 14, 15, 16 में जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाइड्राइड जो एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, दैट बॉन्ड बिकम्स वीक, और डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। और डाउन द ग्रुप अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है तो पीके वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग पीके वैल्यू। यही ऑप्शन रॉन्ग है, इसके अंदर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और हमें इसके अंदर वही फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर रॉन्ग मैचिंग है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 98 थर्ड। 99 क्वेश्चन को देखते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 m एसिटिक एसिड इज 20 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, अल्फा। जो अल्फा की वैल्यू होती है वो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या मोलर कंडक्टिविटी है। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जो लेमडा एम की वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है 20, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एसिटिक एसिड का तो ये क्या आ जाएगा 400। तो यहाँ से ये की वैल्यू क्या होगा 1/20। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। तो K का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। कंसंट्रेशन हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 7 × 10⁻³ और अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट अल्फा वैल्यू इज 1/20 एंड स्क्वायर, 1/20 का स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे देन वैल्यू विल कम आउट एज 1.75 × 10⁻⁻5। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 99। और ये किस ऑप्शन के साथ मैच करता है, ऑप्शन 4 के साथ। नाउ वी सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ नीट 2021। द reagent are in the given sequence of chemical reaction is, ये अमीन पार्ट से पूछा गया क्वेश्चन है। डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है, एनिलीन 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन का रिएक्शन NaNO2HCl के साथ कराया गया है, जिसे बना है N2+Cl-। और हमें पता है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड या अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट कराएं तो इस क्या होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का ऑक्सीडेशन और इस वाले पार्ट का रिडक्शन, और इस रिडक्शन के वजह से हमें क्या मिलेगा 246 ट्राइब्रोमो बेंजीन। तो R के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, या तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड या हम लोग ले सकते हैं इथेनॉल। हाइपोफॉस्फोरस एसिड हमारे ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या है इथेनॉल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 100 का थर्ड। सो दिस वॉज द नीट 2021 केमिस्ट्री वीडियो सॉल्यूशन। होप you will get benefited with this solution, and for the incoming 12th batch or those who are going to appear in NEET 2022, for them this will be a guiding solution. So thank you, all the best.